हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए सिगमंड फ्रॉयड के एक फेमस वर्क लेक्चर ऑन साइकोएनालिसिस, जो कि उनकी थ्योरी ऑफ ड्रामा थी, उसके जो इन्होंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स दिए थे, मैं उन सातों लेक्चर्स की वन बाय वन समरी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर। इस फर्स्ट लेक्चर का नाम है रिवीजन ऑफ द थ्योरी ऑफ ड्रामास। इसमें वो बताता है कि क्यों साइकोएनालिसिस के अंदर ड्रीम थ्योरी एक स्पेशल इंपॉर्टेंट जगह रखती है। बहुत सारे सालों से फ्रॉयड ने अपने काम को साइंटिफिक दिखाने के लिए पेशेंट के ड्रीम को एज ए एविडेंस यूज किया था। तो ये लेक्चर हमें ये बताता है कि किस तरह ये थ्योरी डेवलप हुई और इसकी जो खास टेनेंट क्या है, इसके जो बेसिक क्या है। ड्रीम थ्योरी इस आइडिया पर बेस है कि हर एक जो ड्रीम होता है उसके अंदर कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन होता है, लेटेंट कंटेंट होता है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि किस तरह से ड्रीम सामने आता है, जबकि लेटेंट कंटेंट जो है वो ये बताता है कि वो कौन सी इम्पल्स, वो कौन सी भावना थी जिसके कारण ये ड्रीम हमारे सामने आया। तो फ्रॉयड ये मानते हैं कि सपने हमेशा जो हमारी जो दबी हुई इच्छाएं हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, और इसलिए वो ये एविडेंस देते हैं कि हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत सारी दबी हुई, फुल ऑफ रिप्रेस्ड डिजायर हैं। तो वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं किस तरह से एक एनालाइस्ट ड्रीम वर्क को अप्लाई करता है, और वो ये स्ट्रेस करते हैं कि ये जो मेरी थ्योरी है, ड्रीम थ्योरी, कितनी पावरफुल और कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेक्चर ड्रीम एंड ओकल्टिज्म में वो ये बताते हैं कि क्या ड्रीम कई या ड्रीम्स और मिस्टिकल फिनोमेना जो रहस्यमयी तरीका होता है, जैसे कि टेलीपैथी या फ्यूचर टेलिंग, इन ज्योतिषी वगैरह, इनके बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है। फ्रॉयड इस क्वेश्चन को बड़ा साइंटिफिक वे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि सर ये जो जो आप लोग इसे अकल्टिज्म कहते हो ना, मिस्टिसिज्म कहते हो, ये बिल्कुल गलत है। वो हालांकि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जो ये आप सपनों के बारे में बताते हो ये एक अकल्ट एक्टिविटी है। वो कहता है कि साइंस जो है, हाँ ये मानता हूं कि साइंस इन जो क्लेम्स हैं उनको डिसअप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन वो ये कहता है कि जो मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो कहता है कि जो थॉट ट्रांसफरेंस है वो एक रियल इवेंट है, और साइको एनालिसिस ने इस चीज को सामने लाया है। वो कहता है कि साइकोएनालिसिस इसको स्पष्ट रूप से सामने लाया, जबकि जो मिथिकल चीज है ना वो इसको डायरेक्ट सामने नहीं लाती है। नेक्स्ट है द डिस्कशन ऑफ साइकिक पर्सनैलिटी। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड व ऐसे में से एक है। इसमें वो साइकी को बेसिकली ब्रेक डाउन करता है। साइकी को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, द ईगो, ईद एंड सुपर ईगो, और हर एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, और लेकिन खुद बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं। ईगो यानी कि हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो साइकी का वो पार्ट है जो सबसे ज़्यादा कॉन्शियस होता है और एक्सटर्नल रियलिटी के नज़दीक होता है। सुपर ईगो, ईगो का वो पार्ट है जो ईगो से अलग होता है। ये एक तरह के कंसाइन का काम करता है, क्योंकि ये ईगो की एक्टिविटी को जज करता है। द ईद सबसे ज्यादा अनकॉन्शियस पार्ट होता है, जिसमें हमारी सारी दबी हुई भावनाएं, जो हमारे इंस्टिंक्चुअल डिमांड्स हैं, वो है ये बड़ा ही डार्क क्योटिक है और ईगो से बिल्कुल दूर होता है। इस तरह ईगो ईद के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, जो क्योंकि ईद डायरेक्ट दुनिया को फेस नहीं कर सकता है, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि ईगो ईद की डिजायर के अगेंस्ट काम करता है। जिनकी हेल्थी या स्क्यूर पर्सनैलिटी होती है वो इसी टर्म में एक्सप्लेन की जा सकती है कि किस तरह से साइकी के सब एस्पेक्ट्स अलग अलग काम करते हैं या साथ काम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है एंजाइटी एंड इंस्टिंक्चुअल लाइफ। इसमें वो अलग अलग तरह की एंजाइटी टेंशन्स के बारे में बताता है जो इंसान फेस करते हैं। फ्रॉयड कहता है कि एंजाइटी का मतलब क्या है, प्लेजर या डिसप्लेजर। जिन कामों में हमें मज़ा आता है उनमें हमें टेंशन नहीं होती है, पढ़ने में हमें मज़ा नहीं आता इसलिए पढ़ने से हमें टेंशन होती है। और वो कहता है रियलिस्टिक एंजाइटी, जिसमें हम दुनिया के अंदर खतरे को देखकर हमें जो टेंशन होती है, और एक होती न्यूरोटिक एंजाइटी जिसका कोई डायरेक्ट कारण नहीं होता है।
वो कहता है कि न्यूरोटिक एंग्जाइटी जो होती है वो सेक्सुअल लिबिडिनल लाइफ के कारण होती है। जब लिबिडो मतलब जो हमारे अंदर जीवन शक्ति है, जब वो एक्साइटेड तो हो जाती है पर वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जिसके कारण न्यूरोटिक एंग्जाइटी होती है। जब इस चीज को हम लगातार रिप्रेस करते रहते हैं, जैसे कि ईड इन डिजायर्स को ईगो इन डिजायर्स को ईद के साथ कम्युनिकेट करके रिप्रेस करता रहता है, तो उसके बाद में जो कई तरीके उन्होंने बताया जिन तरीकों से ईगो जो है इन प्रेशर्स को रिस्पोंड करता है, ये तरीके मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ्रायड इसके बाद इंस्टिंक्ट को एग्जामिन करता है। वो ये कहता है कि इंस्टिंक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ईगो प्रिजर्वेशन और दूसरा होता है स्पीसीज प्रिजर्वेशन। तो वो कहता है कि हमारे जो जो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट हैं वो आपस में कंपिटेंट करते रहते हैं। वो कहता है कि एक हमारे पास होता है इरोज और दूसरा होता है डेथ इंस्टिंक्ट, और ये जो दोनों इंस्टिंक्ट हैं ये आपस में कंपैट करते रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है फेमिनिटी। तो वो कहता है कि या तो ना तो बायोलॉजी ना साइकोलॉजी वो ये नहीं बता सकती कि फेमिनिटी क्या है और मस्कुलिनिटी क्या है, क्योंकि साइकोएनालिसिस अप्रोच जो है इस क्वेश्चन को बड़ा यूनिक तरीके से लेती है। वो उस प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करती है जिससे औरतें महिला बनती हैं। वो कहता है कि इससे वो बचपन जो चाइल्डहुड है उसके साइकी पे इफेक्ट को एनालाइज करता है। वो ये कहते हैं कि लड़के और लड़कियां छोटी एज में बिल्कुल समान होती हैं और वो सब के सब अपनी माँ को ज़्यादा अफेक्शन करती है, इसे उन्होंने नाम दिया था इडिपस कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब फैलिक स्टेज आती है तब लड़कियां जो है, जिसे उसने कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का नाम दिया था, तब वो लड़कियां उस कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स को एक्सपीरियंस करने लगती है। यानी कि लड़कियों के अंदर एक पेनिस इनवाई होता है और वो अपनी मदर को ऑर्गन डेफिसिट के लिए ब्लेम करती हैं। इसके बाद में वो फादर को ज़्यादा पसंद करती हैं। दूसरी तरफ लड़के जो होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उनके अंदर जो कैस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होता है और वो कहता है उसके कारण वो अपने फादर से डरते हैं। इस तरह से फ्रायड ये बिलीव करते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और लड़कियों के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है, और इसकी जो डिफिकल्टी है उसके कारण जो फीमेल सेक्सुअलिटी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट ऐसे में एक्सप्लेनेशंस, एप्लीकेशंस एंड ओरिएंटेशंस में फ्रायड सबसे पहले अपने फॉर्मर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, और क्योंकि उन्होंने सिर्फ साइकोएनालिसिस के एक ही पार्ट को सिलेक्ट कर लिया। अल्फ्रेड एडलर जो उनके स्टूडेंट थे उन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी को सिलेक्ट किया था, इसलिए वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। उनका जो एक स्टूडेंट था जिनका नाम था कार्ल युंग, जिनको उन्होंने कहा था कि उन्होंने पेशेंट के पर्सनल पास्ट की जो इम्पोर्टेंस है उसको उन्होंने नकार दिया था। तो फ्रायड ये एक्यूज करते हैं कि ये स्टूडेंट्स ने साइकोएनालिसिस के कोर प्रिंसिपल्स को छोड़ दिया है, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो उन कड़वे सच्चों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं जो इन इन्वेस्टिगेशंस ने प्रोड्यूस किए हैं। फिर वो एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि साइकोएनालिसिस से एजुकेशन इंप्रूव हो सकती है, वो प्रैक्टिकली और चाइल्ड की साइको के अनुसार इंप्रूव हो सकती है। ये जो लेक्चर एंड होता है इसमें वो काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस बताते हैं। वो कहते हैं कि साइकोएनालिटिकल ट्रीटमेंट के थेराप्यूटिक बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फ्रायड का फाइनल लेक्चर था द क्वेश्चन ऑफ वेल्टनस्टुंग। इसमें वो बताते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। इस वर्ड का मीनिंग है, ये होता है लाइफ। वो कहते हैं कि साइंस की जो लिमिटेशन है वो ऐसे आंसर्स को प्रोवाइड नहीं कर सकती है, लेकिन रिलीजन से हम ऐसे आंसर्स को आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये जो रिलीजन वाला फंडा है ना ये भी इनइफेक्टिव होता है। फिर उसने अपनी थ्योरी को उसने एक थ्योरी और दी जिसका नाम दिया डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन। वो ये तर्क देते हैं कि रिलीजन जो है वो एक्चुअली ह्यूमंस को एक गारंटी देता था कि उनका निर्माण भगवान से हुआ है, उनकी प्रोटेक्शन गॉड करेगा, और जीने के लिए, लिविंग के लिए जो कुछ भी मिलेगा वो गॉड से मिलेगा। इसलिए उन्होंने रिलीजन का निर्माण कर दिया। फ्रायड ये बिलीव करते हैं कि हम इंसानों ने धर्म का निर्माण इसीलिए किया था क्योंकि
वो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो एक्सटेंशन है जो फादर अपने बच्चों के लिए करता है। जैसे हम अपने बच्चों को खाना देते हैं तो उन लोग कहते हैं कि हम धर्म को मानते हैं, गॉड हमें खाना देगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो ये जो फादर फिगर है, उस फादर फिगर को उन्होंने एक ग्रेटर पावर को सौंप दिया। यानी कि जो पर्सन खुद एक फादर होता है, धर्म में हम किसी और को अपना फादर मान लेते हैं। अब फ्रायड इसके अंदर रिलीजियस जो ये मीनिंग ऑफ लाइफ को एक साइंटिफिक मीनिंग ऑफ लाइफ से कॉन्ट्रास्ट करता है। वो कहता है कि साइंटिफिक लाइन ऑफ मीनिंग जो है वो सही है, क्योंकि इसमें एक रेशनल स्पिरिट है जिसके अंदर साइकोएनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लेक्चर के एंड में फ्रायड ये कहता है कि उस समय जो मार्क्सिज्म ने जो सोशल मूवमेंट्स हमें दी थी वो सारी की सारी बेकार हैं। अल्टीमेटली फ्रायड ये सजेस्ट करता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी जो सिविलाइजेशन है वो रिलीजन के जो फॉल्स कंफर्ट है उनसे बाहर आए और एक नया रेशनल बेसिस बनाए जो कि इथिकल और पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट के कंट्रोल में हो। और यहाँ पर ये जो 7 सीरीज का लेक्चर है ये एंड होता है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।